हाँ जी बच्चे, सिंगुलैरिटी चैप्टर की लास्ट दो थ्योरम्स आज की क्लास में कर रहे हैं हम। तो बच्चे, थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। पेपर में ये थ्योरम भी बाय नेम पूछी जा सकती है और अच्छी थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सेक्शन बी के अंदर 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो बाय नेम आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो इसका स्टेटमेंट देखें। एवरी पोलिनोमियल हुज डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एट लीस्ट वन रूट। वो कहता कि अगर कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो एक या एक से ज़्यादा हो, यानी कोई भी पोलिनोमियल अगर उस फॉर्म में है जिसमें n का मान एक या एक से ज़्यादा हो, तो उसके अंदर कम से कम एक रूट जरूर होगा। बच्चे ऑब्वियस बात है, अगर कोई 1 डिग्री की इक्वेशन है तो उसमें एक रूट होगा, कोई 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसमें 2 रूट होंगे। अब जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन आपको एफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू एक्स। इसमें अगर एक्स की डिग्री देखें तो एक्स की डिग्री कितनी है 1। तो इस इक्वेशन का एक रूट जरूर होगा। अब रूट कैसे निकालते हैं बच्चे? तो बच्चे जैसे मान लो कोई फंक्शन 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, और मैं तुमसे पूछूं इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो एक्स के कितने मान आएंगे? ऑब्वियस बात है, एक मान आएंगे। और कैसे निकालते हैं वो एक मान? आप फंक्शन को 0 रख दो, उससे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो उस इक्वेशन का एक रूट होगा। तो हमने एफ एक्स, यानी कहने का मतलब एक्स का ऐसा क्या मान होगा जिस पर फंक्शन 0 हो जाएगा, वो उस फंक्शंस की जीरोज हैं। तो अगर आप x को 0 रखेंगे तो ये एफ एक्स बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक रूट है। अब ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरा फंक्शन x की 2+1 है, तो बच्चे ये कितनी डिग्री का फंक्शन है? 2 डिग्री का। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो x के कितने मान आएंगे? 2। कैसे सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप x² + 1 को इक्वल टू क्या रख दो? 0। इससे आपके पास x की वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस आयोटा। तो ये दो मान ऐसे हैं जो इस चीज में रखने पर फंक्शंस की क्या देंगे? 0। तो कुल मिलाकर फंक्शन जितनी डिग्री का होगा उस इक्वेशन के उतने रूट होंगे। अब वो कहता कि अगर कोई पोलिनोमियल आप n डिग्री का लेकर चलते हो और जहां पर वो n डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कम से कम n का मान 1 और ऊपर में 2 3 4 कितना भी हो सकता है, तो कहता प्रूव करो उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा। तो वो तो दिख ही रहा है कि अगर आप n को 1 लेकर चलोगे तो 1 डिग्री का फंक्शन, और 1 डिग्री के फंक्शन का एक रूट हमने अभी अभी देखा ही है कि x इक्वल टू 0 इसका एक रूट है। ऐसे ही अगर 2 डिग्री का लेंगे तो x² + 1 मान लो, तो x के 2 रूट्स आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर n का मान 1 या 1 से ज़्यादा है तो पक्की बात है उस फंक्शन के अंदर कम से कम एक रूट जरूर होगा ही होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब बच्चे पोलिनोमियल की बात कर रहा है तो पोलिनोमियल नॉर्मली लिखते कैसे हैं? a0 प्लस a1z प्लस a2z² अप टू an की n, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल, वेयर an नॉट इक्वल टू 0। ये 0 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि फिर अपनों ने n डिग्री का पोलिनोमियल मानना है तो उसमें फिर n डिग्री वाली इक्वेशन दिखेगी नहीं, इसलिए an कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। और n का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो बच्चे अगर हम n डिग्री का कोई पोलिनोमियल मानेंगे तो वो इस फॉर्म में मानेंगे a0 a1z a2z² an की n। an नॉन जीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर उसको 0 ले लेंगे तो फिर n डिग्री वाली बंदा ख़त्म हो जाएगा और हम n डिग्री का पोलिनोमियल मान कर चले हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, यानी n का मान कम से कम 1 और ऊपर में 2 3 4। अब सोचो n का मान अगर 1 है तो यहाँ तक आएगा पोलिनोमियल, क्योंकि इस केस में z की पावर 1 है। तो z की पावर n को अगर 1 रखेंगे तो z की पावर 1, तो ये वाला फैक्टर बन गया। अगर n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ तक की टर्म्स आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर उसने बोला हुआ है कि n का मान अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो प्रूव करो इस इक्वेशन के अंदर कम से कम एक रूट जरूर आएगा। तो वो तो आएगा ही आएगा, वो हमें पता है, पर ये चीज़ अगर प्रूव करनी है तो हमारे पास इस चीज़ को प्रूव करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या कहेंगे कि ये पोलिनोमियल बिल्कुल n डिग्री का है, वो भी लेकर चले हैं, और n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेकर चले हैं? 1। ये दोनों बातें तो हमें गिवन ही है। अब प्रूव ये करना है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा, पर हम कहेंगे इसका एक भी रूट नहीं होगा, तो हमने कुछ गलत मान लिया। अब एक भी रूट नहीं होने का मतलब कि z की कोई भी ऐसी वैल्यू निकलेगी नहीं जिससे ये दिया गया फंक्शन एफ जेड 0 हो जाए। भाई अगर सोचो, मैं जैसे एफ एक्स बराबर x लिया था और तुम्हें दिखाया था कि x अगर 1 डिग्री का है तो इसका एक रूट आएगा ही आएगा,
ये तो हम जानते हैं, पर अगर इस चीज़ को प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए हम कह देंगे कि भले ही इसकी डिग्री 1 है, पर हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं होगा। कोई रूट नहीं होने का मतलब x का कोई ऐसा मान नहीं निकलेगा जिसको यहाँ पर रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। हालांकि हमें दिख रही है कि x को 0 रखने पर फंक्शन 0 आएगा ही आएगा, यानी x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक रूट तो है ही है। तो पर हमें अगर ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई x का मान है ही नहीं जो इस फंक्शन की वैल्यू को 0 कर दे। तो अब कुछ गलत मान लेंगे तो लास्ट में रिजल्ट भी गलत आएगा। तो उससे फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा कि हमने जो माना वो गलत माना। हमने गलत क्या माना था कि n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने के बावजूद हमने कहा था इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं है। तो फिर सही बात क्या है कि इस इक्वेशन में कम से कम एक रूट जरूर आएगा ही आएगा। तो ये लाइन प्रूव हो जाएगी। तो देखते हैं। अच्छा, खाली एफ जेड बराबर a0 है तो ये एक पोलिनोमियल नहीं होता, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो पोलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन में फ़र्क क्या होता है? पोलिनोमियल में कम से कम n का मान 1 तो होना ही चाहिए, मतलब इतना इतना स्टेप तो आना ही चाहिए, ये पोलिनोमियल है। पर अगर अपने ये वाले सारे फैक्टर 0 कर दें तो सिर्फ a0 बचेगा और a0 के साथ कोई z आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये फिर एक कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जबकि थ्योरम में वर्ड पोलिनोमियल यूज़ हो रखा है, इसका मतलब उसमें कम से कम इतनी टर्म्स तो हैं ही, क्योंकि n का मान कम से कम इक्वल टू 1 है, तो इतने स्टेप तो उसमें हैं ही है। तो देखते हैं, चलो खैर कैसे प्रूव कर रहे हैं इस थ्योरम को। तो मेन थोड़ा बहुत कांस्टेंट फंक्शन और ये सारा कुछ समझाया आपको। तो देखें बच्चे, तो आप साथ साथ नोट कर लें या तो, या इसको ऐसे होल्ड किया हुआ है तो आपको वर्ड्स दिख ही रहे हैं पूरे पूरे। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा वर्ड है वो बस इतना ही है, ए एन जेड की एन वेयर ए एन नॉट इक्वल टू 0 और एन का मान दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। तो कोई वर्ड कट नहीं रहा। अगर आप ऐसे पहले नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब सुने, पेपर में बाय नेम आएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। स्टेटमेंट है एवरी पोलिनोमियल हुज डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। यानी कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है उसके अंदर कम से कम एक रूट जरूर होगा, ये प्रूव करो। तो मैंने लिखा प्रूफ गिवन एक पी जेड नाम का पोलिनोमियल मान लिया जो कि n डिग्री का पोलिनोमियल मानना है, और वो पोलिनोमियल क्या माना है? a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर अप टू an z की n वेयर an नॉट इक्वल टू 0 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये पूरा n डिग्री का हमने पोलिनोमियल मानना है। मेन बात पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल है तो इसका मतलब उसमें कम से कम इतनी टर्म्स तो रहेंगी रहेंगी अगर अपने n का मान 1 लेकर चले हैं, क्योंकि 1 लेकर चले हैं या 1 से ज़्यादा लेकर चले हैं तो कम से कम उसमें इतनी टर्म या ज़्यादा में इतनी टर्म हो सकती हैं। फिर टू प्रूफ एवरी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। यानी इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट होगा ही होगा, ये हमें प्रूव करना है। पर हमारे पास कोई तरीका नहीं है प्रूव करने का, तो हमने एज अ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ किया और कहा कि z की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर ये फंक्शन 0 दे। इसका मतलब कोई भी रूट एग्जिस्ट इसका नहीं कर रहा। प्रूव तो ये करना है कि कम से कम एक रूट जरूर होगा, पर हमने कहा ये पोलिनोमियल तो है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, पर हमने कह दिया इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं है, यानी z का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इस पी जेड की वैल्यू को 0 कर दे, क्योंकि जो 0 कर देते हैं वो तो रूट होते हैं, और जो 0 कर ही ना पाए इसका मतलब z की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जिसके ऊपर ये पी जेड 0 हो जाए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं है। तो हमने क्या लिखा? एज अ कॉन्ट्राडिक्शन हमने मान लिया लेट पी जेड हैज़ नो रूट। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे कटा हुआ है, लेट पी जेड हैज़ नो रूट। हमने मान लिया ये पोलिनोमियल तो है पर इसका एक भी रूट नहीं है। हालांकि दिख रहा है कि गलत ही मानना है, पर उससे देखते हैं कंक्लूजन क्या आता है। तो पी जेड हैज़ नो रूट, नो रूट का मतलब पी जेड कभी भी 0 होगा ही नहीं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ जेड। यानी जेड का कोई मर्जी मान रख दो, पी जेड कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं होएगा इसका मतलब ही तो यही है कि पी जेड के कोई भी रूट नहीं है। तो पी जेड हैज़ नो रूट ये हमने अगर मान लिया तो इसका मतलब पी जेड कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, चाहे जेड की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर दें। अब अगर पी जेड कभी भी 0 नहीं है जेड की किसी भी वैल्यू के लिए, तो हमने एक नया फंक्शन डिक्लेयर किया एफ जेड, जिसको मान लिया 1 अपॉन पी जेड। क्यों माना ऐसा? क्योंकि पी जेड 0 के बराबर है ही नहीं। ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो भी माना है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो साइड में लिखा
क्योंकि पी जेड नॉट इक्वल टू जीरो माना है तो ये कभी भी चीज़ इन्फिनिटी नहीं बनेगी, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/pz का डेरिवेटिव माइनस 1/pz का स्क्वायर, या कह दो इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे और z की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिस पर ये नीचे वाली चीज़ जीरो होएगी, तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये खुद कैसा फंक्शन हो गया, एनालिटिक। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात, अगर ये जीरो नहीं है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो इट शोज दैट fz इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। जिनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं वो फंक्शन कैसे होते हैं, एनालिटिक। और आपको बहुत दिन पहले जब पहला चैप्टर करवाया था तो उसमें बताया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो बाउंडेड है। तो कुल मिलाकर fz जब एनालिटिक आ गया तो वो कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, बाउंडेड सब कुछ है, तो fz बाउंडेड भी आ गया। तो बच्चे बाउंडेड आने का मतलब fz फंक्शन के ऊपर मोड लगा दो तो वो किसी ना किसी कांस्टेंट से क्या होगा, छोटा, तो इसका मोड लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। अब आपको थोड़े दिन पहले फर्स्ट यूनिट में ही लियोवली थ्योरम भी करवाई थी, और लियोवली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, मैं लिखता हूँ कि फंक्शन fz अगर एनालिटिक हो प्लस वो बाउंडेड हो तो वो फंक्शन हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो fz एनालिटिक भी आ चुका है, fz बाउंडेड भी आ चुका है, तो इसका मतलब fz कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट। तो पहले तो उसको बाउंडेड के रूप में लिखा, तो मैंने मोड लगा दिया, और fz का मोड किससे छोटा है, एप्सिलॉन। तो fz का मोड किससे छोटा है, एप्सिलॉन। तो कुल मिलाकर fz को प्रूव कर चुके हैं कि वो एक बाउंडेड फंक्शन है ही है। तो अगर fz एक बाउंडेड फंक्शन है तो बाय लियोवली थ्योरम अगर कोई फंक्शन एनालिटिक और बाउंडेड हो तो वो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। थ्योरम थी बच्चे z1 z2 लेकर किया था हमने, जिसमें z1 और z2 पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई थी, तो उसे देखना आप लोग, आपको याद आ जाएगी। तो उस स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, तो fz एनालिटिक भी आ चुका, बाउंडेड भी आ चुका, तो fz कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट। अब अगर LHS कांस्टेंट तो RHS भी कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर fz अगर कांस्टेंट है तो उसको नीचे ले जाओ, pz को इधर ले जाओ, 1 तो खुद कांस्टेंट है ही, fz भी कांस्टेंट प्रूव हो गया, तो pz भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो LHS कांस्टेंट तो RHS भी कांस्टेंट, चाहिए तो ऐसे देख लो, नहीं तो pz को इधर और fz को इधर कर दो, fz कांस्टेंट प्रूव हो गया, 1 कांस्टेंट होता ही है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर अगर 1/fz कांस्टेंट है तो pz को उधर ले गए तो pz भी क्या आ गया, कांस्टेंट। तो बच्चे हमने लिखा, नीचे लिख दिया था हमने, fz अगर कांस्टेंट है तो pz इज आल्सो अ कांस्टेंट फंक्शन, और अगर pz भी कांस्टेंट फंक्शन है तो बच्चे हम तो pz को क्या मानकर चले थे, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल का मतलब उसमें कम से कम इतना पार्ट तो जरूर होगा, और जबकि उसमें हमारे अकॉर्डिंग तो pz कांस्टेंट फंक्शन आ गया, इसका मतलब ये सारा पार्ट ही चला गया। जबकि n को हम 1 लेकर चले हैं कम से कम, तो कम से कम इतनी टर्म्स तो आनी ही चाहिए थी, तो pz तो सिर्फ इतना आ गया, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लाइन तो हमें गिवन थी, इसका मतलब इतना हिस्सा तो कम से कम इतना हिस्सा तो आएगा ही आएगा, पर अपना pz तो सिर्फ इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। तो हमने गलत माना था कि pz के कोई भी रूट नहीं है, इसका मतलब pz का कम से कम एक रूट जरूर है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम एक रूट जरूर है। तो इसको आगे ऐसे लिखेंगे, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज pz हमने क्या माना था, पोलिनोमियल, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने जो माना वो गलत माना, दैट मीन्स एवरी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री एक या एक से ज़्यादा होगी हैज़ एटलीस्ट 1 रूट, उसका कम से कम एक रूट जरूर होगा। अब बच्चे लास्ट थ्योरम इसकी, ये यूनिट खत्म हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल पेपर में बाय नेम पूछा जा सकता है, तो सिंपल सी थ्योरम है, थोड़ा एक आधी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, 4 मार्क्स के लिए ये थ्योरम भी पेपर में जा सकती है। तो ध्यान से देखें, कहता fz कैसा फंक्शन है, एनालिटिक, विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व C, और fz हैज़ नो जीरो ऑन C, मतलब फंक्शन बाउंड्री पर अपने जीरो नहीं रखता तो फिर अंदर कहीं रखेगा। देन n माइनस पी इक्वल टू 1/2 पाई डेल्टा C, ये त्रिभुज का साइन डेल्टा को बता रहा है, वो पैरों में C लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट fz, ARG को पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट, एंगल है मतलब फंक्शन का एंगल, उसको कॉम्प्लेक्स में आर्ग्यूमेंट से लिखते हैं। वेयर डेल्टा C के बारे में कुछ कह रहा है, डेल्टा C कहने का मतलब चेंज को शो कर रहा है, आर्ग्यूमेंट fz के चेंज को, तो डेल्टा हमेशा चेंज को शो करता है, तो डेल्टा C इज वेरिएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट fz, मतलब आर्ग्यूमेंट fz में होने वाला वेरिएशन यानी चेंज को बता रहा है, अराउंड z
जेड की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो एंगल चेंज होता जाएगा, तो उस चेंज को बता रहा है क्लोज कर्व सी के अराउंड, जो भी सी क्लोज कर्व लेकर चले हैं उसके अराउंड। तो ये एज इट इज़ ये लाइनें याद रखना, सेक्शन ए में आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, तो इसे सेक्शन ए के लिए भी इंपॉर्टेंट समझें, और आगे इसका डेरिवेशन और कर रहे हैं वो सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गिवन में तो बच्चे ये लाइन पूरी गिवन थी तो हमने एज इट इज़ लिख दी। टू प्रूव में हमें ये चीज़ एग्जैक्टली प्रूव करनी है, तो टू प्रूव में हमने ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमने एलडीआई वाली थ्योरम पढ़ी थी, ट्रिक पढ़ी थी हमने, लॉग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उस वाले फॉर्मूले को बुला लिया। तो फॉर प्रूविंग दिस थ्योरम वी शैल यूज फॉलोइंग लेमा। तो बच्चे ये रिजल्ट तुमने पढ़ा था, n माइनस पी इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड इंटू डी जेड। तो n माइनस पी चल ही रहा है, 1/2 पाई आयोटा चल ही रहा है। बच्चे ये एफ जेड है और ये ऊपर उसका डेरिवेटिव, तुमने शायद ये प्रॉपर्टी सेकंड ईयर में पढ़ी भी होगी डिफरेंशियल की बुक में। अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो उसको लॉग लिख सकते हैं, लॉग नीचे वाली चीज़, तो लॉग एफ जेड। तो बच्चे यहाँ देखो, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इस पूरी चीज़ का इंटीग्रेशन अगर कर दें तो ये क्या होता है, लॉग एफ जेड। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया लॉग नीचे वाली चीज़, तो नीचे में क्या है एफ जेड, तो लॉग एफ जेड। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन, और कर्व क्या चल रहा है सी, तो उसको इस तरीके से लिख दिया। अब इस सी को हम आगे की तरफ लिखना चाहते हैं, तो ये चीज़ क्या बता रही है, ये बात समझो। सी का मतलब उस क्लोज कर्व की कोई ना कोई लिमिट्स होंगी, और लिमिट होती है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब होता है चेंज। तो ये सी कर्व के अलोंग चेंज देखना है, तो सी को यहाँ ना लिखकर इसके आगे लिख दो डेल्टा सी। इसका मतलब इस चीज़ का सी कर्व के अलोंग चेंज, तो अपर माइनस लोअर लिमिट का मतलब होता है चेंज। उस चेंज को हम ऐसे ना लिखकर यहाँ पर डेल्टा सी लिख देंगे, और इसका मतलब इस चीज़ में सी के रिस्पेक्ट में चेंज। तो लिख दिया मैंने। n माइनस पी तो एल एच एस में चल ही रहा है, 1/2 पाई आयोटा चल ही रहा है बच्चे, एल एच एस में n माइनस पी चल रहा है, लिख दो चाहिए लिखना है तो, बराबर 1/2 पाई आयोटा। इस सी को ऐसे ना लिखकर हमने डेल्टा सी लिख दिया, और साथ में चल रहा है बच्चे लोग एफ जेड। तो अब यहाँ से देखें 3-4 स्टेप ही रह गए लास्ट बच्चे, ये यूनिट कंप्लीट। वी नो दैट, अब ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये लोग की प्रॉपर्टी है बच्चे। तो लोग एफ जेड को आप लिख सकते हो लोग मोड एफ जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट एफ जेड। इधर कोई मोड नहीं लगा हुआ, पर इधर एफ जेड के ऊपर मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे n माइनस पी चल ही रहा है, इक्वल चल ही रहा है, 1/2 पाई आयोटा चल ही रहा है, डेल्टा सी चल ही रहा है, और ये लोग एफ जेड की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला लिखा है वो एज इट इज़ रख दो। तो लोग मोड, ये लोग एफ जेड का मान, ये रहा लोग एफ जेड का मान, ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख दिया। तो लोग मोड एफ जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट एफ जेड। फिर बच्चे ये स्टेप 0 लिखना है, और उसको लिखने के लिए एक छोटा सा रीज़न दिया कि लोग मोड एफ जेड एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जेड की एक वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो लोग की ए की वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब इसे सिंगल वैल्यूड। और अगर कोई ए की वैल्यू दे रहा है, एक से ज़्यादा दे ही नहीं रहा, तो उसमें चेंज कुछ होएगा ही नहीं, 2-3 वैल्यूज़ आएंगी तो चेंज को देखेंगे। और डेल्टा सी किसको बता रहा है, चेंज को। तो डेल्टा सी को जब इस पे लगाओगे तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। डेल्टा का मतलब डिफ्रेंशिएशन समझ लो, अगर ये ए की वैल्यू देगा तो उसका तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। चेंजिंग चीज़ होएगी, वेरिएबल होगा कुछ तो बात होएगी। तो ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो ए की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो याद रखना सिंगल वैल्यूड फंक्शन का जब तुम डेल्टा अप्लाई करोगे तो फिर वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर ये डेल्टा सी इस पे तो लगेगा, तो लोग के अंदर तो ये सिंगल वैल्यूड हो गया, पर यहाँ तो कोई सिंगल वैल्यूड नहीं है। आप जैसे जैसे रोटेट करोगे तो एंगल चेंज होता रहेगा, तो इसमें तो चेंज होगा। तो यहाँ पर डेल्टा सी को इस पे अलग, इस पे अलग, पर इधर इस स्टेप पर जब अप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0। तो 1/2 बाई आयोटा, और डेल्टा सी सीधा किस पे लगेगा, इस पर। तो डेल्टा सी, ये वाला स्टेप मैंने यूँ ही 0 लिख दिया फिर उस वे में, और डेल्टा सी को सीधा इस पे अप्लाई कर दिया। तो बच्चे डेल्टा सी को जब इस पे अप्लाई करोगे तो आयोटा तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। आयोटा से वो आयोटा क्या, ये वाले आयोटा से ये वाला आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो 1/2 पाई डेल्टा सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड। तो यहाँ तक तो हमें प्रूव करना था, इसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। आगे वो ये भी पूछ सकता है कि प्रूव करो कि जो n किसको बताता है, जीरोज़ को, और p किसको बताता है, पोल्स को। तो एफ जेड फंक्शन के जीरोज़ तो n है और पोल p हैं, और वो पूछ सकता है कि जीरो हमेशा ज़्यादा होते हैं पोल से, ये भी प्रूव करो। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या कहा,
बच्चे देखो एंगल कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते, तो ओवरऑल ये पूरी चीज़ पॉजिटिव, 1/2 पाई भी पॉजिटिव ही होता है, तो ये पूरा रिजल्ट जीरो से क्या है बड़ा, तो साइड में लिख के दिखाया। अगर आगे और पूछ लेता है ये वाली लाइन तो फिर ये काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ पूरी पॉजिटिव है, लिखी नहीं हुई तुम लिख लो, ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव लिख लो कि आर्ग्यूमेंट एफ जेड का डेल्टा सी हमेशा पॉजिटिव होता है, 1/2 पाई भी ग्रेटर देन जीरो, तो ओवरऑल ये पूरी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एन माइनस पी ग्रेटर देन क्या आ गया जीरो। और अगर एन माइनस पी ग्रेटर देन जीरो तो माइनस का पी उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का, तो एन किससे बड़ा आ गया पी से। एन बताता है जीरोज को, पी बताता है पोल को, तो जीरोज हमेशा ज़्यादा होते हैं पोल से। तो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल शोज दैट नंबर ऑफ जीरोज एक्सेस का मतलब ज़्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ पोल से। तो ये थोड़ा सा पार्ट अगर एक्स्ट्रा और करना चाहो तो कर देना, नहीं तो यहाँ तक आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल ख़त्म हो गया। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ही था, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये भी ध्यान रखना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन यानी डेल्टा लगाओगे तो जीरो, पर इस पे लगाओगे तो कोई चेंज है, इसलिए हमें इसको रखना पड़ेगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, उससे अपने पास आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। फिर हमें प्रूव करना है कि नंबर ऑफ जीरोज हमेशा पोल से ज़्यादा होती हैं, तो ये लाइनें लिखनी है कि ये पूरा स्टेप जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, तो ओवरऑल ये पूरा स्टेप जीरो से बड़ा, दैट मीन्स एन माइनस पी ग्रेटर देन जीरो, तो एन ग्रेटर देन पी। तो नंबर ऑफ जीरोज हमेशा ज़्यादा होती हैं नंबर ऑफ पोल से। अब कल की क्लास में मैं इसका यूनिट 3 स्टार्ट करूँगा रेजिड्यू, उसके बाद बच्चे पूरी कॉम्प्लेक्स की बुक ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा सा पोल वाला टाइप पढ़ कर आना, पोल कितने कितने टाइप के बताए थे वो देख कर आना। तो कल की क्लास में हम पोल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पोल्स के रेजिड्यू के दो फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, सिंपल रेजिड्यू और मल्टीपल रेजिड्यू के लिए, तो देखेंगे वो कल की क्लास में। तो बच्चे कल बिल्कुल नया काम स्टार्ट होगा, तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पर अगर ये कॉम्प्लेक्स भी कर रहे हैं तो वो 3rd यूनिट करते ही बच्चे कॉम्प्लेक्स का पूरा पेपर 3 यूनिट तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ दूसरी बुक है मेजर थ्योरी, देखते हैं पहले उसको करें या किसी एक और पेपर की उठाकर 3 यूनिट्स कर लें, क्योंकि क्या पता चॉइसेस दे दे यूनिवर्सिटी। अभी तक तो नहीं है चॉइसेस का कुछ भी, पर अगर दे दे तो इसलिए एक बार 3-3 यूनिट कर लेते हैं सभी की पहले, फिर बाकी बची हुई 2-2 यूनिट्स करेंगे सभी की। और फीस सबमिट करवाएं बच्चे, मुझे बारी बारी बोलना ना पड़े। ओके, थैंक यू क्लास।